कंप्यूटर अकेडमी के सहयोगी चैनल द गुरु एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस समय जो बैच चल रहा है, मध्य प्रदेश का वर्ग 2 का बैच चल रहा है। और वर्ग 2 में आप देखेंगे इकाई 18 हो रही है। सबसे पहले जो विधाएं लगी हैं 11 से 20 तक में, उसी की बात अभी की जा रही है। तो आपने देखा 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17 ये सारी इकाई देखा। 18 में आपको जो कराया गया, नागार्जुन का अकाल और उसके बाद हो चुका है। मनु भंडारी का एक कहानी यह भी हो चुका है। आज अज्ञे का मैं क्यों लिखता हूँ और राम वृक्ष वेनीपुरी का बाल गोविंद भगत आज ये हो रहा है। और कल हम लोग बात करेंगे यशपाल का लखनवी अंदाज और स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा। और फिर परसों इकाई 19 में शिवा बावनी से भूषण के जो पद है वो करा दिया गया है। तो एक तो हो ही चुका है, जो वीडियो पब्लिश है लगभग आप लोगों ने देखा होगा। बाकी 19 में माखनलाल चतुर्वेदी का कैदी और कोकिला है, सुमित्रानंदन पंत का ग्रामश्री है, राजेश जोशी का है बच्चे काम पर जा रहे हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है मेघा है, और जयशंकर प्रसाद का है आत्मकथ्य। तो ये 19 तक करा दिया जाएगा। फिर इकाई 11 से लेकर 20 तक जितनी विधाएं हैं सभी पर आधारित प्रश्न कराए जाएंगे, प्रैक्टिस होगा। तो आइए देखते हैं राम वृक्ष वेनीपुरी का बाल गोविंद भगत। और बाल गोविंद भगत किसमें है, तो इनकी एक रचना है माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें उसी संस्मरण में आप देखेंगे कि माटी के मूर्तें संस्मरण से ही यह अध्याय दिया गया है, जिसमें कुल 12 अध्याय हैं। माटी की मूर्तें में रजिया है, बलदेव सिंह है, सरजू भैया, मंगर, रूपा कियाजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां, बुधिया, उसी में यह अध्याय है माटी की मूर्तें। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जब अंत तक आप देखेंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि केवल बाल गोविंद भगत पाठ्यक्रम में लगा है तो बाल गोविंद भगत ही पढ़ लें और राम वृक्ष वेनीपुरी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। अगर ऐसा है तो ये आपकी भूल है, ये आपका भ्रम है। तो वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं, पेड बैच लेना चाहते हैं, तो मैं नंबर यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 80 52 58 4004। दूसरा नंबर लिख लीजिए 97 21 46 27 40। इन दोनों में से किसी पर भी आप फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। इनका जन्म 1899 में और देहांत 1968 ईस्वी में हुआ। राम वृक्ष वेनीपुरी महान विचारक, चिंतक, पत्रकार और संपादक थे। हिंदी साहित्य के शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। 1930 में इन्होंने पतितों के देश में उपन्यास की रचना की। अब यहीं से आपके लिए प्रश्न बनना शुरू हो जाता है कि पतितों के देश में उपन्यास किसका है, तो राम वृक्ष वेनीपुरी का। इन्होंने आम्रपाली उपन्यास लिखा, कैदी की पत्नी, दीदी, 7 दिन की भी रचना की। इन्होंने तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कैदी, कर्मवीर, जनता, तूफान, हिमालय, नई धारा आदि पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। इनकी एक बहुचर्चित रचना है जो अक्सर हर परीक्षा में आपको मिल ही जाती है, और दूसरे तीसरे परीक्षा में, वंदे वाणी विनायको। वंदे वाणी विनायको किसकी रचना है, तो राम वृक्ष वेनीपुरी की ही है। इनका यात्रा वृत्तांत भी खूब परीक्षाओं में पूछा जाता है। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो उड़ते चलो। इनका संस्मरण है जंजीरें और दीवारें। इन्होंने कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण, राणा प्रताप जीवनी भी लिखा है। इनका कहानी संग्रह चिता के फूल, शब्द चित्र संग्रह है। इन्होंने अम्बापाली नाटक की भी रचना की है। इनके रेखा चित्र अगर देखें तो 4 बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और ये चारों प्रकाशन के अनुसार भी पूछे जा सकते हैं, या कौन कौन से इनके हैं यह भी पूछे जा सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। बाद में ये मत कहिएगा सर आपने नहीं कहा था कि ये महत्वपूर्ण है, या मैंने लेक्चर नहीं देखा, मैंने PDF नहीं पढ़ा। भाई अगर 100% की गारंटी ले जाती है तो गारंटी मैं अपनी ले सकता हूँ ना।
कि संस्थान में जो पढ़ाया जा रहा है वो वीडियो लेक्चर हो, चाहे लाइव क्लास हो, चाहे वो PDF नोट्स हो, प्रश्न वहाँ से मिलेगा, उसकी गारंटी ली जा सकती है कि 100% यह गारंटी है कि इतने प्रश्न मिलेंगे कि आप सफल हो जाएंगे। सफलता के लिए कहा गया कि इतने प्रश्न मिलेंगे कि आप सफल हो जाएंगे, और बाकी 100% प्रश्न मिल जाएंगे ऐसा नहीं कहा जाता है, और ना ही मैं कह रहा हूं, क्योंकि साहित्य सागर है, कहीं से भी 2-4 प्रश्न इधर उधर से भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये 100% गारंटी होती है कि इतने प्रश्न मिलेंगे कि आप अगर उन्हें करते हैं तो सफल हो जाएंगे। तो लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर। लाल तारा बेनीपुरी जी का बौद्धिक प्रधान रेखा चित्र संग्रह है। इसमें हलवाहा, हंसिया, हथौड़ा, कुदाल, डुगडुगी, जिंदाबाद, रेलगाड़ी आदि का रेखांकन है, यानी अध्याय इसमें है। यह रेखा चित्र बेनीपुरी के विद्रोही और मार्क्सवादी दृष्टिकोण का द्योतक है। माटी की मूर्ति में उन्होंने गांव के परिचितों के आत्मीय चित्र खींचे हैं। माटी की मूर्ति में उन्होंने आत्मीय परिचितों के चित्र खींचे हैं। गेहूं और गुलाब के रेखा चित्र भौतिकता और आध्यात्मिकता के समन्वय पर बल देता है। मील के पत्थर में मुख्यतः साहित्यकारों के रेखा चित्र हैं। माटी की मूर्तें इस संग्रह से विशेष ख्याति मिली। इसमें इन्होंने समाज के उपेक्षित पात्रों को गढ़कर नायक का दर्जा दे दिया। इस संग्रह के जो रेखा चित्र हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, भौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खां, बुधिया, ये इसमें है। इस रेखा चित्र की श्रेष्ठता का अनुमान मैथिली शरण गुप्त के इन कथनों से लगाया जा सकता है। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि लोग माटी की मूर्तें बनाकर सोने के भाव बेचते हैं, पर बेनीपुरी सोने की मूर्तें बनाकर माटी के भाव बेचते हैं। माटी की मूर्ति में कहा गया है कि जब कभी आप गांव की ओर निकले होंगे, आपने देखा होगा किसी बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर कुछ मूर्तियां रखी हैं, माटी की मूर्तें। ये मूर्तें न इनमें कोई खूबसूरती है न रंगीनी है, फलतः बौद्धिक या ग्रीक रोमन मूर्तियों के हम सैदाई यदि इनमें कोई दिलचस्पी ना लें, उन्हें देखते ही मुंह मोड़ लें, नाक सिकोड़ लें, तो अचरज की कौन सी बात है। किंतु इन कुरूप बदशकल मूर्तों में भी एक चीज है, शायद उस ओर हमारा ध्यान नहीं गया, और वो क्या है? वह है जिंदगी। यानी माटी, इन माटी के मूर्तों में क्या है? जिंदगी है। ये माटी की बनी है, माटी पर धरी है, इसीलिए जिंदगी के नजदीक है। जिंदगी है तो जिंदगी क्यों है? क्योंकि ये माटी की बनी है, ये माटी पर धरी है, इसीलिए जिंदगी के नजदीक है। जिंदगी से सराबोर है, ये देखती हैं, सुनती हैं, खुश होती हैं, शाप देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। तो आखिर ये माटी की मूर्तियां हैं किसकी? ये मूर्तियां ना तो किसी आसमानी देवता की होती हैं, ना अवतारी देवता की। गांव के किसी साधारण व्यक्ति मिट्टी के पुतले ने किसी असाधारण अलौकिक धर्म के कारण एक दिन देवत्व प्रदान कर लिया, देवता में गिना जाने लगा, गांव के व्यक्ति के सुख दुख का स्रष्टा दृष्टा बन गया। मिट्टी के उन पुतलों की ये माटी की मूर्तें, मिट्टी के उन पुतलों की ये माटी की मूर्तें हैं। हाँ, ये देखती हैं, ये सुनती हैं, खुश होती हैं, नाराज होती हैं। खुश हुई, संतान मिली, अच्छी फसल मिली, यात्रा में सुख मिला, मुकदमे में जीत मिली। उनकी नाराजगी हुई तो बीमार पड़ गए, महामारी फैल गई, फसल पर ओले गिर गए, घर में आग लग गई। ये जिंदगी के नजदीक ही नहीं है, जिंदगी में समाई हुई है। इसीलिए जिंदगी के हर पुजारी का सिर उनके नज़दीक अपने आप झुक जाता है। बौद्ध और ग्रीक रोमन मूर्तियां दर्शनीय हैं, वंदनीय हैं, तो माटी की ये मूर्तें भी उपेक्षणीय नहीं। आपसे हमारा निवेदन सिर्फ इतना है, आपने राजा रानी की कहानी पढ़ी है, ऋषि मुनि की कथाएं आपने बाँची है, नायकों और नेताओं की जीवनियों का अध्ययन किया है। यह कहानी, वह कथाएं, वो जीवनियाँ कैसी मनोरंजन,
कैसी प्रज्वल और उत्साहवर्धक। हमें दिन दिन उनका अध्ययन मनन अनुशीलन करना ही चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है, आपके गांव में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कहानियां, कथाएं, जीवनियां राजा रानी, ऋषि मुनि, नायकों, नेताओं की कहानियां, कथाओं, जीवनियों से कहीं कम मनोरंजन या प्रज्वल और उत्साहवर्धक नहीं है। किंतु शकुंतला, वशिष्ठ, शिवाजी और नेताजी पर मरने वाले हम अपने गांव की बुधिया बाल गोविंद भगत, बलदेव सिंह देव की ओर देखने की हमको फुर्सत कहाँ है। हजारीबाग सेंट्रल जेल के एकांत जीवन में अचानक मेरे गांव और मेरे ननिहाल के कुछ ऐसे लोगों की मूर्ति मेरे सामने आकर नाचने लगी, मेरी कलम से चित्रण की याचना करने लगी और इस याचना में कुछ ऐसा जोर था कि अंततः ये माटी की मूर्तियां तैयार हो गई। यानी राम वृक्ष बेनीपुरी ने माटी की मूर्तें, या आपसे कहा जाए बाल गोविंद भगत लिखने का विचार उनके मन में कहाँ आया, कहाँ उन्होंने लिखा, तो हजारीबाग सेंट्रल जेल। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही तो बस आप केवल कह रहे हैं आगे बढ़ते जाएं, देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हाँ, जेल में रहने के कारण बैजू मामा भी उनकी पात में आ बैठे और अपनी मूरत मुझसे गढ़वा ली। मैं साफ कह दूं, ये कहानी नहीं, जीवनियाँ हैं। ये चलते फिरते आदमियों के शब्द चित्र हैं। यानी राम वृक्ष बेनीपुरी ने माटी की मूर्तें में क्या उनको रेखा चित्र कहा है या उनको कहानी कहा है? नहीं, उनको जीवनियाँ कहा है, उनको शब्द चित्र कहा है। मानता हूँ कला ने उन पर पच्चीकारी की है, किंतु मैंने ऐसा नहीं होने दिया कि रंग रंग में मूल रेखाएं गायब हो जाए। मैं उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता जो इतना मसाला रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए। तो ये माटी की मूर्तें की भूमिका में, माटी की मूर्तें शीर्षक से उन्होंने कहा है। आगे कहते हैं कि कला का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभारना है। कला वह जिस प्रकार जिंदगी निखर उठे, चमक उठे। अब बात करेंगे बाल गोविंद भगत की। यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे बाल गोविंद भगत की। कौन है बाल गोविंद भगत? बाल गोविंद भगत कौन है? तो बाल गोविंद भगत जाति के तेली थे। बाल गोविंद भगत कबीर के भक्त थे, कबीर साहब को मानते थे। भादों में कबीर के पंथ में रहने वाले भक्ति गीत गाते थे। कौन सा भक्ति गीत गाते थे? कि गोदी में पीवा चमक उठे, सखियां चिहुक उठे ना, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। तो यह गीत गाते थे। उनका इकलौता पुत्र है जो मर जाता है। पतोहू को पड़ोस की महिलाएं समझा रही हैं। भगत बेटे की लाश के पास बैठकर कबीर का भजन गा रहे हैं और बीच बीच में पतोहू के पास में आकर कहते हैं, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती है। बाल गोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाया। श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई तो पतोहू के भाई को बुलाकर कहा कि इसे ले जाकर दूसरी शादी कर दो, लेकिन पतोहू ऐसा करना नहीं चाहती थी। तो ये मैंने संक्षिप्त में, सारांश में आपको यहाँ पर मैंने बताया। बाकी लगभग 6-7 पेज का है मूल पाठ, जिसे आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मैंने वहाँ पर आपको बता दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा मैंने मूल पाठ दे दिया है। इसको पढ़ना चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा। ये PDF मैं आपको भेज दे रहा हूँ, इसे पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी इस पर आधारित प्रश्न पूरा कराया जाएगा। जैसे ही ये सारी इकाई हो जाती है वैसे इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो आपको कराए जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होता है, बस ये है कि समय का अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो बेहतर हो जाता है आपके लिए। वहीं अगर हम बात करें इसी रचना में, इसी इकाई में, यानी इकाई 18 में अज्ञेय का जो आत्मकथ्य है, मैं क्यों लिखता हूँ, अगर उसे आप पढ़ना चाहें तो उसे आप पढ़ लीजिएगा। और अगर आप कहेंगे कि सर वीडियो दे दीजिए तो उसमें मैं लेक्चर दे दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से लेक्चर की ज़रूरत इतना ज़्यादा नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं है।
तो मैं क्यों लिखता हूँ आप लोग पढ़ लीजिएगा अज्ञेय का। वैसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आप कहेंगे ज़रूरत होगी तो लेक्चर दे दूंगा। PDF मैंने आपको पूरा भेज दिया है अज्ञेय की रचनाएं। इसके अलावा मैं क्यों लिखता हूँ मूल पाठ, ये भी मैंने आपको भेज दिया है। अगर आप कहेंगे तो लेक्चर दे देंगे। कमेंट जरूर करिएगा, जरूर बताइएगा। और कल होगा स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा और यशपाल का लखनवी अंदाज। कल इकाई 18 समाप्त हो जाएगी। कल इकाई 18 आपकी समाप्त हो जाएगी 16 तारीख को, और 17 फरवरी से आपकी इकाई 19 प्रारंभ होगी। 17 फरवरी से इकाई 19 प्रारंभ होगी, तो 17, 18, 19 3 दिन में पूरी हो जाएगी, या हो सकता है 17, 18 2 ही दिन में हो जाए। खैर जैसा भी होगा, आपको मैटर तो मिलता रहेगा और मिलता रह रहा है, मिलता रहेगा। और लगातार इस पर प्रैक्टिस भी करानी शुरू हो जाएगी 20 या 21 तारीख से।